दोस्तों, आज की कहानी है पीढ़ी का अगुआ जो था और फिर सुधा और मानुषी के बीच प्रेम और स्नेह का बंधन इतना प्रगाढ़ था जो शादी के बाद भी बना हुआ था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुश थी, लेकिन जीवन के सुख दुख एक दूसरे से साझा कर लेती थी। मानुषी सुधा से 2 साल बड़ी थी। पिता के शांत हो जाने के बाद वह अब सचमुच बड़ी बहन की शादी सुधा का ख्याल रखती थी। कोरोना जब सामाजिक ताने बाने को तार तार कर रहा था, तब दोनों बहनें अपने अपने शहर के हालत के बारे में बात करती, बल्कि देश दुनिया की चिंता भी उनकी बातों में उभर जाती। दोनों कोरोना से बचने के उपाय एक दूसरे से साझा करती। मानुषी का पति वरिष्ठ नागरिक की देहरी छू चुका था और दिल का मरीज होने के नाते उसे उनकी ज़्यादा फिक्र रहती थी, और फिर खुद भी डायबिटीज थी, अतः बहुत सावधानी बरत रही थी। सुधा तो अब अपने नवासे गोलू की तीमानदारी में लगी रहती। नवजात शिशु और जच्चा के अपने बहुत काम होते हैं, लेकिन वह खुशी की उस नाव पर सवार थी जिसके आगे किसी लहर से परेशानी नहीं अनुभव हो रही थी। उस नन्हे मेहमान ने घर में नई ऊर्जा का संचार कर दिया था, परंतु यह डर मन में बना रहता कि बच्चा और उसकी बिटिया रक्षिता दोनों कोरोना से ग्रसित न हो जाए। बच्चे की अटखेलियों के वीडियो दोनों बहनों के घेरों में देखे जाने लगे। अब सामान्य कॉल की जगह वीडियो कॉल ने ले ली थी, क्योंकि बच्चे की हरकतें देखना सबको भा रहा था। बच्चे ने तो अभी बोलना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन सारा घर तुतलाने लगा था। अचानक एक दिन सुबह 6 बजे मानुषी के फोन की घंटी बजी तो मानुषी परेशान हो उठी। उठकर देखा तो सुधा का फोन था। वह भीतर से किसी अनहोनी से बहुत डर गई। इतनी सुबह तो सुधा कभी फोन नहीं करती। कहीं बच्चा बीमार तो नहीं हो गया, जिसे सब अब प्यार से नानू का बेटा कहने लगे थे। खैर, उसने फोन उठाकर बात की तो सुधा भी घबराई हुई थी और उसने छूटते ही कहा कि मैं रक्षिता को टैक्सी से तेरे पास भेज रही हूँ। परसों सबका कोरोना टेस्ट कराया था, तो मुकुल सुधा का पति और मैं दोनों पॉजिटिव आए हैं। मुकुल तो अस्पताल में भर्ती है। मेरे पास भी एसडीएम ऑफिस से फोन आ चुका है, सुबह एम्बुलेंस लेने आएगी। रक्षिता के टेस्ट का रिजल्ट अभी नहीं आया। मेरे जाने के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए उसे तेरे पास भेज रही हूँ। वो शाम तक तेरे पास पहुँच जाएगी। मानुषी के मुंह से सिर्फ ठीक है भेज दे निकला और फोन कट गया। इस अप्रत्याशित स्थिति की उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, एक और बहन और बहनोई की चिंता, ऊपर से रक्षिता अपने के साथ उसके पास आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब जब बच्चे को खिला रहे हो और साथ रहे हो, तब रक्षिता संक्रमित होने से कैसे बच सकती है। एक और उसके मन में जच्चा और उसके बच्चे की देखभाल का द्वंद्व चल रहा था, तो दूसरी ओर अपने पति अनिल के संक्रमित होने के खतरे की चिंता थी। लेकिन सुधा ने तो उसे कुछ भी कहने का मौका ही कहाँ दिया था। शाम को टैक्सी से रक्षिता अपने 20 दिन के प्यारे से बेटे को लेकर मानुषी के पास पहुंच गई। मानुषी ने उसे गेस्ट रूम में ठहरा कर अगले 14 दिन के आइसोलेंस की हिदायत यह समझते हुए दे दी कि अभी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है
अतः दूसरे बच्चे की सेहत के लिए अलग रहना जरूरी है। रचिता ने सब ध्यान से सुना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यद्यपि उसे मौसी का व्यवहार बड़ा अटपटा सा लग रहा था, यहाँ तक कि उसकी कंजिन नर्मदा भी दूरी बनाए हुए थी। उधर सुधा ने फोन करके बता दिया कि उसे भी अस्पताल में आइसोलेंस में रखकर इलाज शुरू कर दिया है। उसने मानुषी से रचिता के बारे में पूछा तो उसने कह दिया, तू उसकी चिंता मत कर, अपना ख्याल रख। 3 प्राणी और 3 जगह, ना कोई एक दूसरे से मिल सकता था, न कहीं आ जा सकता था। कोरोना ने मानवीय रिश्तों के बीच संक्रमण के भय से जो सामाजिक दूरियां बना दी थी, ऐसे जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। रचिता को 2 दिन में ही गेस्ट रूम जेल लगने लगा था। न तो वह बाहर आ सकती थी, न ही कोई उसके कमरे में आता था। यहाँ तक कि खाने पीने का सामान या अन्य किसी चीज की जरूरत होती तो मानुषी कमरे के बाहर रखकर फोन कर देती और रचिता उसे कलेक्ट कर लेती। अभी उसकी डिलीवरी को 22 दिन ही तो हुए थे। बच्चे की देखभाल, उसके सुसपोर्टी के कपड़े धोना, उसकी मालिश करना, दवाई देना, सब जंजाल लग रहा था। रात भर बच्चा सोने नहीं देता था, अतः वह जल्दी दुखी हो गई। आगरा में तो मम्मी यानी सुधा कर रही थी। वह मन ही मन माँ के मौसी घर भेजने के निर्णय को गलत मान रही थी। सुधा भी मानुषी के व्यवहार से ज्यादा खुश नहीं थी। उसे लगता था कि वैसे तो वीडियो कॉल पर दूर से सब बच्चे से लाड लड़ा रहे थे, लेकिन जब बच्चा पास आ गया तो उसे अछूत कर दे रखा है। और वह भी, उसकी सगी बहन ने, उधर अनिल भी मानुषी के प्रोटोकॉल से बहनों के रिश्ते में खटास आने के डर से रहा था। वह जब भी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनता गेस्ट रूम की सीढ़ियां चढ़ने को होता, लेकिन मानुषी के डर से मन मसोस कर रह जाता। नर्मदा तो मानुषी से निगाह बचाकर नानू के बेटे को देख आती। तीसरे दिन आखिर सुधा ने मानुषी से कह दिया कि रचिता का जयपुर में मन नहीं लग रहा। मानुषी ने साफ कह दिया, बच्चे और अनिल की सेहत को देखते हुए यह सब 1 हफ्ते तक चलेगा। तू और मुकुल कब अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे? सुधा की बात को नजरअंदाज करते हुए मानुषी ने सवाल दागा। सुधा ने बताया कि अभी 4 दिन तो कम से कम अस्पताल में रहना होगा। बच्चे की आवाज का जादू धीरे धीरे घर में फैलने लगा था। मानुषी ने चौथे दिन से बच्चे की बाहर धूप में लिटाकर मालिश करने के लिए कह दिया। खुद मानुषी बच्चे और रचिता के खानपान और दवाइयों आदि की व्यवस्था में मशगूल रहती। रिश्तों में दरार से ज्यादा वह अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह पर ध्यान दे रही थी। उसे मालूम था कि परसों के बाद माँ और बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है। आखिर उसने भी तो 2 बच्चे पाल पोस कर बड़े किए थे। अब अनिल सीढ़ियां चढ़कर दूर से बच्चे को निहारने लगा था। नानू का बेटा नाम उसी ने तो दिया था। पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार नानू के बेटे ने कर दिया था। अब नर्मदा भी बच्चे को खिलाने लगी थी। नानू के बेटे की अटखेलियों से रिश्ते की करवाहट फीकी पड़ने लगी थी। 10 दिन के बाद सुधा और मुकुल को अस्पताल से छुट्टी मिली। अब वह घर आ गई थी, लेकिन इन 10 दिनों में जो देखभाल उसकी बेटी रचिता और उसके बच्चे की
मानुषी ने की थी, उसने शुरुआत की करवाहट को दूर कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि भावुकता में वह मानुषी को कोस रही थी, जबकि मानुषी ने वह सब बच्चे की सेहत के लिए किया था। ठीक से जाना, पहुंचकर फोन जरूर करना। बेटियां घर की रौनक भी होती है और जिम्मेवारी भी। रचिता के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। मौसी, और दो आंसू उसके गाल पर ढुरुक आए। मानुषी ने महसूस किया कि उसका कंधा रचिता के आंसुओं से नम हो रहा था। अनिल यह सोचकर खुश था कि आखिर नानू के बेटे और मानुषी ने रिश्तों की डोर में गांठ पड़ने से बचा ली।